हेलो स्टूडेंट्स। अभी के वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस के बारे में बता दिया था, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम्स के स्पीसीज के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में हम आयनेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को समझने की कोशिश करते हैं, डिस्कशन। ओके, तो एनर्जी के मामले में दो बातें होंगी। मैंने वैसे तीन बताया था एटम में कि या तो इलेक्ट्रॉन आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा या कुछ नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो वेल एंड गुड, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब कुछ हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन या तो आ रहा है या इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो एक सवाल आता है यहाँ पर कि कब इलेक्ट्रॉन आएगा, कैसे आएगा, और कब इलेक्ट्रॉन जाएगा और कैसे जाएगा। छोड़ो इलेक्ट्रॉन को, हम लोग घुसते अपने रियल वर्ल्ड में। रियल वर्ल्ड से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन की कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, अगर आपको घर में किसी को घुसाना है, सिंपली ऐसे समझो कि आप स्टडी करने या जॉब करने बाहर गए हो, आपको कोई पर्सन पसंद आ गया और उसको घर में इंट्रोड्यूस कराना है या घर में घुसाना है। होप यू वुड बी गेटिंग मैं क्या कह रही हूँ। तो इस केस में अगर घर में किसी को घुसाना है तो घर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, हाई या लो। फिर से एक डाउट आपको आएगा कि ये एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो, एनर्जी हाई कहने का मतलब घर वाले गुस्से में रहते हैं। एनर्जी लो का मतलब होता है घर वाले बहुत कूल है। कूल है कहने का मतलब गुस्सा नहीं है, आपने एनर्जी को लो कर दिया, गुस्से को निकाल दिया। तो अब बताओ, घर में किसी को घुसाना है तो एनर्जी देनी होगी, यानी घर वालों को गुस्सा दिलाना होगा या एनर्जी निकालनी होगी, उनको शांत करना होगा। बट ऑब्वियस, घर में किसी को घुसाना है तो घर वाले की एनर्जी को क्या करनी होगी, शांत करनी होगी, कम करनी होगी, यानी एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ओके, और अगर सेम कंडीशन इसका उल्टा ले लें कि मुझे घर से किसी को निकालना है। ओके, सपोज your cousins or your relative visited you and they are disturbing you by occupying your room। घर में घुसे और आपके रूम को कैप्चर कर लिया, उसे निकालना है। क्या करोगे? घर में उसके बारे में अच्छी बातें बोलोगे कि बुरी बातें बोलोगे? सिंपली आप एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करोगे, यानी घर वालों को गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे, यानी आप एनर्जी को इनपुट करोगे, एनर्जी को दोगे। ठीक है, तो वो केस कहला जाएगा एनर्जी देने का केस। कब हम एनर्जी दे रहे हैं? जब हमको घर से किसी को निकालना है। घर से किसी को निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। घर में किसी को घुसाना है तो एनर्जी क्या कर रहे हैं? लो कर रहे हैं, एनर्जी निकाल रहे हैं। यानी सिंपली ऐसे समझो, अगर कोई अंदर आएगा तो एनर्जी बाहर जाएगी, और अगर कोई बाहर जाएगा तो एनर्जी अंदर जाएगी। क्लियर है? किसी को अंदर आना है, इन हुआ तो एनर्जी आउट होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन आउट हुआ तो एनर्जी इन होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो फिर सवाल उठता है कि मेरे इस कहानी का इस टॉपिक से क्या लेना देना है। तब तो समझा रही हूँ, टाइम पास तो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, देखो, जो हमारा कंसेप्ट होता है आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दो बातें हमको पढ़नी है, आयनेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो साफ वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन होने के कारण, यानी आने के कारण जो एंथैल्पी में, एनर्जी में चेंज हो रही है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन के आने के कारण एनर्जी में जो चेंज हो रही हो, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो एनर्जी कहाँ जा रहा होगा? एनर्जी बाहर जा रहा होगा। खैर, बाद में देखेंगे। तो आयनेशन एंथैल्पी किसको कहेंगे? तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, किसी भी इनर्ट गैसेस, नॉट इनर्ट, किसी भी गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको जितनी एनर्जी देनी पड़े, जितनी एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़े, वो एनर्जी कहला जाती है आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन
पोटेंशियल और आयनेशन एनर्जी। ठीक है, पता है प्रॉब्लम क्या होता है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि कब एनर्जी देनी है कब एनर्जी निकालनी है। तो सिंपली याद रखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन इन कर रहा है तो एनर्जी आउट, और अगर इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है तो एनर्जी इन। इन आउट गेम है, एक इन तो दूसरा आउट, एक आउट तो दूसरा इन। ठीक है। एंड आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना, किसी भी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना कहला जाता है आयनेशन पोटेंशियल। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को घुसा देना, इलेक्ट्रॉन को गेन करना, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कोई परेशानी यहाँ तक में? चलो इसको थोड़ा सा और समझते हैं एग्जाम्पल लेकर। सपोज मैंने एग्जाम्पल ले लिया सोडियम। आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आउटर मोस्ट में बना रही हूँ। ठीक है। अब इस सोडियम एटम से गैसेस एटम होएगा ये हमेशा, कैसे गैसेस कन्वर्ट होगा, कैसे क्या होगा, सब आपको बताया जाएगा बाद में। अभी जो टॉपिक से रिलेटेड है हम वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। तो किसी भी गैसेस सोडियम एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? घर से किसी को धक्के मार के निकालना है, ऐसे बैठे बैठे तो नहीं निकलेगा। घर का माहौल ख़राब करना होगा, एनर्जी देनी होगी, झगड़ा करना होगा, तब जा कर के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। क्लियर है? यानी कि अगर हमने इस सोडियम को एनर्जी दी, प्लस किया, किसको? एनर्जी को। ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? Na+ में। ये जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी, यही एनर्जी कहला जाती है आयनेशन पोटेंशियल। ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो Mg। इसके तो केस में और भी लोचा, मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट बना रही हूँ, आउटर मोस्ट में 2 होते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक नहीं 2 को निकालना है, तो एनर्जी लगानी होगी, पहले से ज़्यादा लगानी होगी, यानी कि फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी। आई विल डिस्कस इस, जस्ट वेट। ओके। तो अगर मुझे इसको बाहर निकालना है, इन दोनों को बाहर निकालना है, ठीक है, तो मुझे क्या करनी होगी? एनर्जी देनी होगी, घर का माहौल ख़राब करना होगा, एनर्जी हाई करनी होगी, लोगों को अनबियरेबल बनाना होगा। ठीक है। तब तो सामने वाला बाहर निकलेगा। ओके। तो अगर मुझे घर से किसी को निकालना है तो एनर्जी को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, एनर्जी को देनी होगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है। बाहर निकलना है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को देनी होगी, ये कहला जाएगा, ये कन्वर्ट होकर Mg2+ में। एक स्टेप में कन्वर्ट नहीं होता है, आई विल डिस्कस हाउ। तो ये जो एनर्जी मुझे ऐड करनी पड़ी, ये एनर्जी कहला जाता है आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन पोटेंशियल। क्लियर? कोई परेशानी आयनेशन पोटेंशियल में? अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को थोड़ा ब्रेक देते हैं और हम आयनेशन पोटेंशियल को ही डील करते हैं थोड़ा सा और। तीन एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक ले लिया Na, दूसरा ले लिया हम Mg, और तीसरा ले लिया Al। Na को कन्वर्ट करना है Na+ में, Mg पहले कन्वर्ट होगा Mg1+, और फिर ये कन्वर्ट होगा Mg2+ में, और ये किस में कन्वर्ट होगा? Al+, Al2+ एंड देन Al3+। ये दोनों अनस्टेबल फॉर्म होते हैं, ये अनस्टेबल फॉर्म होता है जिसको हम नहीं दिखाते। लेकिन चूंकि मुझे अभी आयनेशन के स्टेप्स दिखाना है तो मैं इस स्टेप को यहाँ पर लिखी हूँ।
अब समझने की कोशिश करते हैं। हमने जब पहली बार एनर्जी दी, किस लिए? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, तो उसको हमने क्या कह दिया? आयनेशन एनर्जी। लेकिन अगर किसी एटम में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तब क्या करेंगे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही बार में निकल जाएंगे? नहीं, यहाँ पर मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करानी होगी। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये Mg+ में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ की एनर्जी कहला जाएगी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन निकला तो मुझे फिर से एनर्जी ऐड करनी होगी, +I1 +I2, फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, यानी फिर से हम आयोनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg2+ में। ओके, यहाँ के केस में हमको 3 बार आयनेशन करना होगा। फर्स्ट आयनेशन एनर्जी I1, तो ये Al+ में कन्वर्ट हुआ, सेकेंड आयनेशन एनर्जी I2 एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी I3। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं Mg के केस को ले लूँ तो I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है, यानी हम I1 के समय ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कि I2 के समय ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में I3 बड़ा है या I2 बड़ा है या I1 बड़ा है? कैसे हम इसको समझेंगे? चलो फिर से एक कहानी सुनते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरी जो मैं ज़रूरत पड़ने पर अक्सर आपको बोलती रहूँगी। देखो, आप कंसिडर करो कि एक फैमिली है जिसमें 3 बच्चे हैं। एज इन मी केस वी आर 3। ओके, तो फैमिली में 3 बच्चे। बच्चे जब बड़े हुए पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहेंगे। पहला बच्चा जब बाहर गया तो घर वालों को बहुत परेशानी नहीं होती है, बड़ी खुशी खुशी बाहर भेजते हैं, जाओ। हाँ, इमोशनली तकलीफ होती है लेकिन भेजते हैं। अब जब पहला बाहर चला गया तो दे हैव फेस्ड कि क्या क्या तकलीफ होती है, क्या क्या इशू होती है। ठीक है, बच्चा तो घर छोड़ के चला गया, वो वापस आएगा ही नहीं। तो जब सेकेंड बच्चा यानी सेकेंड इलेक्ट्रॉन जाने की जिद करेगा, तो ये बताओ क्या उतनी इजीली जाने मिलेगा जितनी इजीली पहले को जाने मिला था? नहीं, बहुत सारे टर्म्स कंडीशन बताए जाएंगे, सर्कमस्टांसेस बताए जाएंगे। ठीक है, फिर भी बच्चा अगर जिद्दी है तो जिद करके निकल जाएगा। सेकेंड, एफर्ट लगाना पड़ा, पहले के मुकाबले ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ा। अब मैं बात करती हूँ तीसरे के लिए। उसके लिए तो सबसे बुरा हाल हो जाता है। ओके, 2 बच्चे छोड़ के जा चुके हैं, 3 ही बच्चे हैं घर में। अब बताओ क्या इस तीसरे को किसी भी केस में कोई जाने देना चाहेगा? नहीं चाहेगा। अगर इस तीसरे को जाना है तो इसको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करना होगा, मतलब एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी होगी, तब जा कर के कहीं तीसरे को बाहर जाने मिलेगा। यानी कि जो अट्रैक्शन है, सेंटर से अट्रैक्शन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कैसे, इसको समझो। कहानी तो समझ में आ गया। अब आ जाते हैं साइंस पर। सपोज इसके केस में सिंपल लैंग्वेज में समझो, 12 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन थे। ओके, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक प्रोटॉन और हर एक प्रोटॉन के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ये कन्वर्ट हुआ Mg+ में, अब हो गया 12 प्रोटॉन। सेंटर से हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो भी होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। तो 12 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। तो पहले सब एक एक के रेशियो से खींच रहे थे एक दूसरे को, इक्वल था, बैलेंस था। यहाँ के केस में देखो 11 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन से भिड़ना है। अगर 11 ने 11 को भिड़ा दिया तो भी हमारे पास एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन एक्स्ट्रा बच जाएगा। यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर, प्रोटॉन न्यूक्लियर्स में होता है ना, इसके अट्रैक्शन को न्यूक्लियर अट्रैक्शन कहते हैं। यानी कि इसके केस में Mg+ के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन
इंक्रीज कर गया, यानी कि इस 12 प्रोटॉन ने अब इस 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है। तो मुझे यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए पहले के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। अगर यहाँ पे हमने सपोज x एनर्जी दी है तो यहाँ x प्लस वाई, यानी कुछ एड ऑन देना होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज करिए। ठीक है, यहाँ के भी केस में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 13 प्रोटॉन सेंटर में, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, और 13 इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड है, कंप्लीटली स्टेबल है। ठीक है, नाउ जब इसमें से एनर्जी बढ़ा के, यानी अनशन एनर्जी दे करके हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यानी E1 कर दिया, तो अब के केस में कितना बचा? अब के केस में बचा 13 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि अब जो एनर्जी मिल रही है उसका रेशियो पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन हैज इंक्रीज्ड, राइट। नाउ इसके बाद के केस में आ जाता है I3 के केस में। यहाँ पर देखो 13 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो और भी ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो कंपेयर करेंगे हम एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम 2+, किस में हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है? तो बट ऑब्वियस, जहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, यानी हमको यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी। रीज़न समझ में आया? जो मैं अपने पिछले वीडियो में अभी बता दी थी, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ते जाता है। चूँकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ते जा रहा है तो साइज भी क्या होते जाएगा? साइज भी इसीलिए छोटा होते जाता है कंपेयर टू एटम। एक आयन का साइज छोटा होता है, क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब एक और सवाल, क्या हम Cl+ बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं। इफ़ वी हैव द डिवाइस टू प्रोवाइड एनर्जी, इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड करा दें कि Cl से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एनर्जी इन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो इस केस में ये Cl+ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हम Na+ बना सकते हैं? हाइपोथेटिकली बना सकते, अगर हम किसी तरह से कैपेबल हो जाएं। ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर करके एक्सेप्शन वाले एग्जांपल समझाती हूँ। ये तो समझ में आया ना आप लोगों को कि अनशन एनर्जी क्या है? तो एनर्जी रिक्वायर्ड और एनर्जी गिवन टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएंगे, तो दैट्स नॉट द थिंग टू वरी अबाउट। आपको बस टॉपिक को समझना है। ठीक है, देन फर्स्ट आयनेशन एनर्जी, सेकेंड आयनेशन एनर्जी, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी कौन सी हाई होती है? तो हमेशा याद रखना कि जो थर्ड होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम सेकेंड होगी और सबसे कम फर्स्ट आयनेशन एनर्जी होगी। क्लियर है ना? कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल लेते हैं जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते कि वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो भी सकता है। देखते हैं। क्या Cl से Cl+ बना सकते हैं? Cl- तो बहुत बार देखा है आपने, मैंने लिखा है Cl+। क्या Cl से Cl+ बन सकता है? मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, बन सकता है। हमें करना क्या है? हमें तो बस इतनी एनर्जी प्रोवाइड करानी है कि Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। जिस पॉइंट में हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी, उस पॉइंट पर Cl से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्या ऑक्सीजन O2+ में
कन्वर्ट हो सकता है या O+ में कन्वर्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर हम इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा सकें कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो बट ऑब्वियसली प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नियन इनर्ट गैस है, इसको इनर्ट कहा जाता है क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये रईस लोग हैं, ग्रुप 18 रईस लोग होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कशन करूँगी, ठीक है। दीज आर अपने आप में अमिताभ बच्चन साहब एंड देन शाहरुख खान, सलमान खान, दे आर कंप्लीट, ठीक है। सो क्या नियन को हम Ne+ में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाबा ये तो अपने स्टेबल है 8, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि क्या हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते? अभी मैंने बताया कि हम अगर इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दें कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तो वो केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और आयनेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड होएगी। तो अगर हम इतनी आयनेशन एंथैल्पी दे सकें कि एक इनर्ट एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये Ne में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी एग्जांपल लेकर के समझ सकते हो कि अगर हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करा दी कि उस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो उस एनर्जी को आयनेशन एंथैल्पी कहते हैं। क्या ये कहीं भी हो सकता है? हाँ ये किसी भी एटम में हो सकता है, आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। क्या बढ़ेगा? सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगा, कितनी एनर्जी दे रहे, सिर्फ ये केस बढ़ने वाला, ठीक है। आयनेशन एंथैल्पी का केस क्लियर हुआ। आयनेशन एंथैल्पी कितने तरह के होते हैं ये समझ में आया। आयनेशन एंथैल्पी IE1, इसको I या IE से दिखाते हैं, IE1, IE2, IE3। क्या 7 तक हो सकता है? शायद Mn7+ में हो सकता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे कंपेरेटिव टू दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, और जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा सेंटर यानी कि प्रोटॉन उतनी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को होल्ड करेंगे, यानी कि स्ट्रांगली होल्ड करके रखे तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना मुश्किल होता जाएगा। यानी हमको हर बार और ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। मीन्स अगर मुझे एग्जाम में दे दिया गया IE1 इज़ ग्रेटर देन IE2 इज़ ग्रेटर देन IE3, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसका रिवर्स सही होने वाला है कि IE3 इज़ ग्रेटर देन IE2 देन IE1। ओके, तो आयनेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपके दिमाग में इतना सेट हो गया कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी देनी होगी, कहाँ दे सकते? 118 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट, नॉट 118, 119 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट को हम IE प्रोवाइड करा सकते हैं, बशर्ते वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। अगर निकाल पाया तो केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी कहला जाएगी आयनेशन एंथैल्पी। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिल रहे हैं। तब तक के लिए आप शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। अगर कहीं परेशानी होती है तो उसको डिस्कशन भी कर लीजिए। गुड लक।